वेलकम बैक लर्नर्स। सो आई होप वर्कलोड मेथड आपको समझ में आ गया होगा। हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ सेल्स फोर्स अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड मेथड जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मेथड विच इज सेल्स पोटेंशियल मेथड। अब जैसा कि ये नाम ही बता रहा है कि आप यहाँ पे ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो कि आपका कितना सेल्स पोटेंशियल होगा और उसके मुताबिक आपको कितनी सेल्स फोर्स चाहिए, हाउ मेनी एम्प्लॉइज डू यू नीड दैट। अब ये मेथड कैसे ऑपरेट होता है, हाउ डू यू यूज दैट मेथड, कि पहले सेल्स मैनेजर विल एस्टिमेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरेज सेल्स पर्सन विद एवरेज परफॉर्मेंस एंड फोरकास्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द कंपनी। मतलब कि आप ये देखेंगे कि भाई क्या प्रोडक्टिविटी रहेगी, व्हाट विल बी योर एवरेज परफॉर्मेंस। फोरकास्टिंग के अंदर आपने जो देखा था कि कितना हम सेल्स वॉल्यूम अचीव करेंगे, वो आप पहले तो एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं इसका। एंड ये मेथड ये भी कंसीडर करता है कि व्हाट विल बी दी एंटिसिपेटेड सेल्स फॉर टर्नओवर। मतलब कि ये इस मेथड की ब्यूटी है कि सारा साल आपके पास एक साल के दौरान सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं रहते। कुछ आपके एम्प्लॉयज रिजाइन कर देते हैं, वो कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाते हैं। कुछ एम्प्लॉयज रिटायर हो जाते हैं और कुछ एम्प्लॉयज प्रमोट हो जाते हैं। ऑब्वियसली बट नेचुरली हर एक एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है वो एक समय के बाद प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन रखता है। तो ये इसके लिए आपकी सेल्स फोर्स का जो टर्नओवर है वो चर्न होता रहता है। अब आप जब अपनी साइज ऑफ सेल्स फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला विच इज n इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस t। अब यहाँ पे क्या हुआ, n इज व्हाट ऑफ योर साइज ऑफ द सेल्स फोर्स, आपको कितने सेल्स पर्सन चाहिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ सेल्स पीपल नीडेड। s मतलब एनुअल सेल्स फोरकास्ट ऑफ द कंपनी, आपने जो कंपनी का सेल्स फोरकास्ट कैलकुलेट किया। अब वो यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज द एनुअल सेल्स फोरकास्ट ऑफ द कंपनी। फिर P मतलब एस्टिमेटेड प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरेज सेल्स पर्सन, कि हर सेल्स पर्सन की कितनी प्रोडक्टिविटी रहेगी, वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा टू द टर्नओवर। एंड T इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ एनुअल सेल्स फोर्स टर्नओवर। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये कंपनी है TMIMS प्राइवेट लिमिटेड, जिसका सेल्स फोरकास्ट इज 50 मिलियन रुपीज, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई 5 करोड़ रुपए हमारा टर्नओवर रहने वाला है नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। और एनुअल सेल्स वॉल्यूम प्रोडक्टिविटी फॉर एवरेज सेल्स पर्सन, मतलब कि हर सेल्स पर्सन कितना प्रोडक्टिव होगा, तो कम से कम 20 लाख रुपए का, 2 मिलियन रुपए का काम तो वो करके दिखाएगा आपको साल के दौरान। आपने ये एज्यूम किया। अगेन ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही इस मेथड का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये दोनों आप एस्टिमेट कर रहे हो। ये कोई दिस ऑब्वियसली वी विल यूज फोरकास्टिंग मेथड्स जो हमने पहले सीखा था। साइंटिफिक फोरकास्टिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आर्बिटरी और अगड़म बगड़म करके आप कैलकुलेट कर रहे हो, बट स्टिल इट इज एन एस्टिमेट, दिस इज नॉट हिस्टोरिक डेटा। एंड आप ये एंटिसिपेट कर रहे हो कि एनुअल सेल्स फोर्स टर्नओवर है वो 20% के आसपास होगा। मतलब 20% आपके एम्प्लॉयज कम होंगे, ज्यादा होंगे, ये सब मिला के 20% आपकी पूरा जो सेल्स फोर्स है वो कम ज्यादा हो गए। कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग दूसरी कंपनी में चले गए, कुछ लोग प्रमोट हो गए। सो दिस विल बी 20%। अब आपने इसको कुछ नहीं किया, ये जो फॉर्मूला था इसके अंदर फिट कर दिया। तो एन मतलब नंबर ऑफ सेल्स पीपल आपको चाहिए, वो करने के लिए आप एस डिवाइड बाई पी इंटू 1 प्लस ये करते हैं। तो 5 करोड़ को आपने डिवाइड किया 20 लाख से, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1.2%। 1 प्लस जो 20% था, तो 1.2% आपने कर दिया, तो यू गॉट 30। तो आपको आपकी सेल्स फोर्स का जो साइज है 50, ये 5 करोड़ का अगर आपको पोटेंशियल हिट करना है, 5 करोड़ का अगर आपको टर्नओवर हिट करना है, तो आपको 30 सेल्स पीपल चाहिए होंगे। ये इस तरह से आपने कैलकुलेट किया। ओके, नाउ इसके एडवांटेज, एक बहुत ही इसका जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, दैट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू सिंपली हैव टू डू दिस कैलकुलेशन यूजिंग दिस वेरी बेसिक फॉर्मूला। इसके लिमिटेशंस है कि पहली बात तो कंसेप्चुअली वीक। आपने नोट किया होगा कि जब भी मैं इस मेथड को समझा रहा था, इस फॉर्मूला को समझा रहा था, तो मैं हर जगह पे अंदाजा, अजम्पशन, ये सब मैं बातें कर रहा हूं। सो एक कंसेप्चुअली ये मेथड थोड़ा सा वीक लगता है। दूसरा, आप इसके अंदर जो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, यू आर कम डिसाइडिंग दिस ऑन अ सेल्स फोरकास्ट। अब सेल्स फोरकास्ट अपने आप के अंदर एक एजम्पशन है, ये अपने आप के अंदर एक एस्टिमेशन कर रहे हो, फिर एस्टिमेशन को आप दोबारा एस्टिमेशन कर रहे हो, तो आपकी सेल्स फोरकास्टिंग में अगर कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो ये गड़बड़ी कैरी फॉरवर्ड करेगी, यू माइट कम अप टू रॉन्ग साइज ऑफ द सेल्स फोर्स। सो कंसेप्चुअली इस मेथड में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है।
अब ये मेथड एक चीज को नहीं कैलकुलेट करता है कि चलो आपने सेल्स टर्नओवर तो कैलकुलेट कर लिया, इस पॉइंट को अगर उखाड़ना है तो आपने ये तो देख लिया कि भाई कितने सेल्स पर्सन गए कितने नहीं गए, पर आप ये लीड टाइम नहीं इसमें कंसीडर कर रहे कि व्हाट इज द लीड टाइम नीडेड फॉर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सील्स पीपल। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि आपका एक एम्प्लॉय है रमेश, वो बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय था, उसने आपकी कंपनी के अंदर 20 साल काम किया, 25 साल काम किया, 20-25 साल काम करने के बाद वो कंपनी से रिटायर हो गया, ठीक है, हम उसको निकाले क्यों, वो रिटायर हो गया कंपनी से। अब रमेश का जो एक्सपीरियंस था 20-25 साल का, आप अगर इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालेंगे कि भाई एक एम्प्लॉय गया उसकी जगह हमने नया एम्प्लॉय रख दिया, तो दिस देखिए आपको सुनने में ही अजीब लग रहा है कि जिस आदमी ने 20 साल 25 साल मेरे साथ काम किया उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं। अगर मैं एक्सपीरियंस कोई ऐसा एम्प्लॉय भी ढूंढता हूं जिसने 10 साल किसी और कंपनी में काम किया हो, तो भी उसको मेरी कंपनी के हिसाब से ट्रेन करने में, रिक्रूट करने में काफी समय लगेगा, एटलीस्ट 1 साल से तो ज्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए ये मेथड के अंदर एक कंसेप्चुअल गड़बड़ यहां पे भी आती है। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा सेल्स फोर्स कैलकुलेट करने का, दैट इज इंक्रीमेंटल मेथड। अब इंक्रीमेंटल मेथड के को समझाऊं इससे पहले, ये जो मेथड मेरी फेवरेट इकोनॉमिक्स थ्योरी है, तो इसलिए इसके बारे में तो 2 मिनट में बोलूंगा ही बोलूंगा। ये मेथड जो बेस्ड है दैट इज बेस्ड ऑन मार्जिनल एनालिसिस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इस थ्योरी को आपने दूसरे नाम से जरूर आपने सुना होगा जब आप इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे अपने सेम 1 में, या 11th 12th या कॉमर्स के अंदर आपने जब भी पढ़ा होगा। तो ये थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। याद आया? बहुत सिंपल थ्योरी है, मैं क्विकली अगर आपको समझाऊं, ये थ्योरी सिंपल से बताती है कि आपको जो भी, आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, उसकी जो यूटिलिटी आपके लिए होती है, उसका जो यूज, वैल्यू, यूटिलिटी जो आपके लिए होती है, उसकी कीमत जो आपके लिए होती है, वो घटती जाती है जितनी बार आप उसको और लेते हैं। नहीं समझ में आया है ना? मुझे भी समझ में नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मुझे बहुत भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी, मतलब आई एम स्टार्विंग, सुबह से कुछ नहीं खाया है, और आप गरम गरम पराठे उतार रहे हैं, आलू के पराठे उतार रहे हैं तवे से, और मैं आपकी दुकान के सामने से जाता हूँ। मैं बोलता हूँ यार बहुत भूख लगी, तो बोलता है कि साहब आ जाओ, 50 रुपए का एक पराठा है। मुझे भूख लगी है तो मैं खा लूंगा फटाफट जाके कि चल भाई 50 रुपए का एक पराठा दे दे, आई एम रेडी टू पे 50 रुपीज फॉर दैट। वहीं पे दुकान वाला बोलता है कि चलो अगर आप दूसरा पराठा लोगे तो मैं आपको 50 रुपए में दे दूंगा। ऐसे नहीं यार, आई एम ओके, आई एम फाइन, अभी पहले जितनी भूख नहीं लगी। बोलता है ठीक है चलिए, एक काम करते हैं, 50 रुपए की जगह 45 रुपीज दे देना, बेसिकली 2 पराठे के अब 95 रुपीज मुझे दे देना। आई बी लाइक कि चल ठीक है, कुछ डिस्काउंट मिला, आई हैव अनदर पराठा और खा लेते हैं। अब अगर मुझे तीसरा पराठा वो ऑफर करेगा, तो तीसरा पराठा मैं और भी कम कीमत पे एक्सपेक्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि नहीं यार, अब मेरा 2 पराठे में मेरा पेट भर गया है, अब तो मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, आई विल बी सिंपली ओवर ईटिंग इट, कि चल ठीक है, स्वाद लगा, टेस्टी लगा, तो और उसके लिए अगर खाना है तो मैं खा लूंगा। बट वो खाने के लिए मैं अभी 40 रुपए नहीं, मेरे को 35 रुपए में दोगे तो चलेगा। तो मतलब कि मैं अब 3 पराठे 130 रुपए में ले रहा हूँ, मतलब प्राइस पर पराठा कितनी हो गई, 43 रुपीज हो गई 50 रुपए से। देखिए अब उसकी कीमत घटती जा रही है, प्राइस घटती जा रही है। वहीं पे ये नेगेटिव तक भी पहुंच सकती है कि सपोज बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, चौथा 5वें पराठे तक मैं पहुंचा, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, आई कैन नॉट ईट। दुकान वाला बोलता है कि साहब एक पराठा और ले लो, मैं आपको 10 रुपए में दे दूंगा, मैं 20 रुपए में दे दूंगा। मैं बोलता हूँ भैया तू मुझे फ्री में भी देगा ना, तो भी ये पराठा मैं तेरे से नहीं लेने वाला हूँ, मैं, मेरे में हिम्मत ही नहीं है और खाने के लिए। सो दैट यूटिलिटी हैज गॉन टू जीरो इन सर्टेन केसेस, इन एक्सट्रीम केसेस इट इवन गोज टू नेगेटिव, कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये आपसे। तो ये आपको बहुत बेसिक तरीके से लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी से समझा है। ये बहुत सहज एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट इज डीपर, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यही लॉजिक आपका इधर, ये जो थ्योरी है, इंक्रीमेंटल मेथड की जो थ्योरी है, ये उसके ऊपर बनी है। अब ये क्या बोलती है कि कंपनी के प्रॉफिट, मतलब आपको अगर सिंपल तरीके से समझाऊं तो आपको तब तक सेल्स पर्सन हायर करने चाहिए जब तक आपका नया सेल्स पर्सन कंपनी में कुछ कमा के दे रहा है, मतलब आपको कुछ वैल्यू दे रहा है। जिस दिन आपका नया सेल्स पर्सन आपको कुछ नहीं कमा के देगा, मतलब आपका पेट भर गया है, अब उल्टा वो खर्चा हो रहा है, तो आप उसको नहीं, उसको रखने की जगह आप उसको निकालने के बारे में सोचना लग जाएंगे। सो प्रॉफिट, दिस थ्योरी सेज दैट द प्रॉफिट विल इंक्रीज व्हेन एडिशनल सेल्स पर्सन आर एडेड। ये एक सबसे पहले तो एक एजम्पशन लेती है कि अगर मेरे पास 30 एम्प्लॉय है और अगर मैं 31 का एम्प्लॉय करूंगा तो मेरा टर्नओवर बढ़ेगा और उसके सामने मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे, बट ये करने के साथ साथ मेरे खर्चे भी बढ़ते हैं। तो इसीलिए मेरा ये प्रॉफिट तभी बढ़ेगा ओनली इफ द इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यूज एक्सीड द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इस समय समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 1 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। अब
यही बोलते ये मेथड बोलता है कि अ सेल्स पर्सन शुड ओनली बी एडेड, एक नया सेल्स पर्सन आपको तभी रखना चाहिए when the additional revenue from the sales person is more than the cost of the additional sales person, कि आपको नया सेल्स पर्सन तभी हायर करना चाहिए कि जब वो सेल्स पर्सन आपको कमा के दे। अगर वो सेल्स पर्सन के ऊपर आपका खर्चा कमाई से ज्यादा हो रहा है तो आपकी डिमिनिशिंग यूटिलिटी गड़बड़ा गई है, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारी कंपनी है SDM प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी ने ये पहले देखा है, एज्यूम किया है कि हमारा जो सेल्स वॉल्यूम है, हमारा जो टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर है, ये डायरेक्टली वेरी करता है विद द नंबर ऑफ सेल्स पीपल वर्किंग इन द मार्केट। मतलब अगर हम 30 सेल्स पीपल रखते हैं तो हमारा टर्नओवर इतना होगा, 30 से 25 कर देते हैं तो हमारा सेल्स टर्नओवर घटेगा, 30 से कितना। अब अभी यही सवाल यहाँ पे आएगा कि हम कितना बढ़ाए ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाए, टर्नओवर बढ़ता जाए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने अज्यूम किया कि दिस रिमेन्स कांस्टेंट एट 60% ऑफ द सेल। ठीक है, ये ऐसा होता नहीं है बट आप अज्यूम कर रहे हैं दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो 60% आपने अज्यूम कर ली। और आप ये अज्यूम करते हैं कि टोटल सेल्स पर्सन है, उनको साल की 1,20,000 उनको पगार मिलती है, 1,20,000 उनको सैलरी मिलती है। अब कमीशन आप कितना मान रहे हैं कि भाई जो कमीशन उनको मिलती है दैट विल बी द 6% ऑफ देयर टोटल सेल्स वॉल्यूम, वो आप उनको कमीशन देंगे। और साथ ही साथ आप उनको ट्रैवल, फूड अलाउंसेस, ये जो अलाउंस दे रहे हैं दैट इज 6,000 रुपीज पर मंथ, विच कम्स टू 72,000 पर ईयर। करंटली कंपनी के 30 एम्प्लॉइज है। अभी सेल्स मैनेजर को ऑब्वियसली हम सब सारा टाइम यही सोचते हैं कि हम अपना वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। तो कंपनी का सेल्स मैनेजर, आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि शुड आई हायर अ न्यू सेल्स पर्सन और नॉट, मैं 30 से ऊपर बढ़ाऊं तो ना बढ़ाऊं, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस तरह से एक अपना कैलकुलेशन करते जाएंगे टेबल बना के, कि पहले आप देखेंगे कि अगर मैं 31 सेल्स पर्सन रखता हूं तो मेरा सेल्स वॉल्यूम, मतलब एक और जो मैं सेल्स पर्सन डाल रहा हूं तो मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा पूरे साल का 12 लाख रुपए से। ये पर सेल्स पर्सन हुआ, ठीक है, ये 12 लाख से बढ़ जाएगा। मतलब मेरी कॉस्ट, इसके अंदर कॉस्ट तो लग गई 7,20,000, मतलब आपका ग्रॉस मार्जिन, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, वो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4,80,000 है। उसमें से इसको 1,20,000 तो मुझे पगार देनी पड़ेगी इस बंदे को, उसमें से 72,000 मुझे इसको कमीशन दे देनी पड़ेगी और 72,000 रुपए इसका अलाउंस होगा। तो नेट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ये एक जने को डालने का मेरा हुआ 2,16,000। चलो रख लेते, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। फिर आप बोलते हो चलो दूसरा हायर करें, तो दूसरा आप हायर करते हैं तो आप देखते हैं कि भाई ये सब अगेन, अब दूसरा, अब 2 जने आप हायर करोगे तो ऐसा नहीं है कि हर एक सेल्स पर्सन आपको 12 लाख कमा के देगा। क्यों? कि आपका जो सेल्स वॉल्यूम जो गोइंग डाउन है, ये आपका जो सेल्स वॉल्यूम आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप डाल रहे हैं वो नीचे नीचे जाता जा रहा है, बिकॉज ये आपने अज्यूम किया है बेस्ड ऑन द सेल्स रिस्पॉन्स फंक्शन डेवलप बाय कंपनीज मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। अभी ये सेल्स रिस्पॉन्स फंक्शन अभी हम लोगों ने मैं आपको आगे भी इसके बारे में बताऊंगा कि आपने देखा कि भाई हर एक आदमी को डालने के बाद कितना कंपनी को फायदा होता है, तो दैट इज सेल्स रिस्पॉन्स फंक्शन। तो आप ये देखते हैं कि 2 लोगों को, और ये आपने आपकी कंपनी की जो मार्केट रिसर्च टीम है उन्होंने एस्टिमेट किया, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी डेटा, ये आपकी टीम ने एज्यूम किया। सो वहां पे आप क्या देख रहे हैं कि भाई सेकंड सेल्स पर्सन हमने जब डाला तो हमारा 12 और 12 24 लाख ऐसे नहीं बढ़ गया। फर्स्ट सेल्स पर्सन 12 लाख कमा के दे रहा है, सेकंड वाला हमने डाला तो 9,60,000 हमारे को वो कमा के दे रहा है। तो उसके सामने वही आपने जब कैलकुलेशन की तो देखा कि प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन हुआ 1,34,400, रख लो। फिर तीसरा डाला तो आपका फिर भी प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि ठीक है वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है, खर्चे उतने ही रहे, बट तो भी हम अभी तक प्रॉफिट में। चौथा भी रख रहे हो तभी तक भी ये देखिए आपकी मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे आपका पेट भरता जा रहा है वैसे वैसे आप कम कीमत देने के लिए तैयार है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसा आएगा, इस एग्जाम्पल में जैसे 35 सेल्स पर्सन पे आया है, कि ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे आपको नया सेल्स पर्सन रखना महंगा पड़ रहा है। क्यों महंगा पड़ रहा है? कि वो आपको टर्नओवर करके दे रहा है इतना और उसके सामने खर्चे इतने सारे हो रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है 24,000 का। सो इट इज एडवाइजेबल, इस सिचुएशन में इट इज एडवाइजेबल कि यू कैन हायर अप टू 34 पीपल बट नॉट मोर देन दैट। मेरी तो आपको सलाह रहेगी कि 34 भी आप सोच समझ के पहुंचिए, बट उससे ज्यादा तो फिर घाटे का सौदा है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्विकली देख लेते हैं। कंसेप्चुअली अगेन दिस इज एन एक्यूरेट मेथड बिकॉज ये सारी रिलेशनशिप को कंबाइन करता है, सेल्स फोर्स साइज, सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम जो इसकी है, इस मेथड की जो लिमिटेशंस है, दैट इज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई इन प्रैक्टिस। मतलब कि ये जो कैलकुलेशंस हुई, ये
हर एक सेल्स पर्सन को ऐड करने में कितना फायदा हुआ। अगेन ह्यूमन बींग्स डू नॉट ऑपरेट लाइक दिस। अब क्या डिफिकल्टियां होती है पहले वो क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हिस्टोरिकल डेटा हमको चाहिए, ये कितना टर्नओवर हुआ, कितना किस सेल्स पर्सन ने कितना कंट्रीब्यूट किया, पहली बात तो कई बार ये मिलता ही नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि न्यू कंपनीज के पास तो ये डेटा अवेलेबल ही नहीं होता, या फिर उनको ये इंफॉर्मेशन उनके पास होती ही नहीं है, या फिर कुछ कंपनीज के पास, या मैं तो इतना कहूंगा कि ज्यादातर जो एमएसएमई कंपनीज होती है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, उनके पास ये सेल्स रिस्पांस फंक्शन, जिसकी हम लोगों ने पहले भी बात की थी, ये सेल्स रिस्पांस फंक्शन जो हम लोगों ने देखा कि भाई हाउ ये आपकी कैसे ये सेल्स डाउन होती जा रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ सेल्स रिस्पांस फंक्शन। अब ये सेल्स रिस्पांस फंक्शन डेवलप करने की जो रिसर्च एबिलिटी है वो छोटी कंपनीज के पास या नॉर्मली कंपनीज के पास नहीं होती। सेल्स रिस्पांस फंक्शन क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सेल्स पर्सन एफर्ट एंड रिजल्टिंग सेल्स वॉल्यूम। मैं तो इतना भी चैलेंज करूंगा कि हो सकता है कि आपकी कंपनी के पास एबिलिटी हुई, बट हाउ कैन यू पिन पॉइंट विद प्रिसीजन कि भाई मेरी कंपनी का इस साल टर्नओवर था 1 करोड़ रुपए, अब नेक्स्ट ईयर मेरी कंपनी का टर्नओवर हो गया 1 करोड़ 12 लाख रुपए। हाउ कैन यू पिन पॉइंट ये जो 12 लाख रुपए एग्जैक्टली बढ़ा, दैट इज सिंपली बिकॉज मैंने एक नया सेल्स पर्सन डाला, इसके लिए 12 लाख का टर्नओवर बढ़ा। दिस फंक्शन और ये दिस इंक्रीज कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजन। वहीं पे अगर मैं 32वां सेल्स पर्सन डाल रहा हूं तो उसने सिर्फ 9,60,000 ही कंट्रीब्यूट किया। हाउ डू आई कैलकुलेट दिस? दिस इज समवॉट, I don't know. I kind of find it very tedious. It can be done. Nothing is impossible when in data science today, but it is very tedious. So इसीलिए ये मेथड नई कंपनीज और जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उन लोगों के लिए कई बार ये वायबल नहीं रहता है। सो दीज आर ऑल द बेसिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। हमने कौन से 3 मेथड देखे? तो वर्कलोड, देन वी सॉ द सेल्स पोटेंशियल ब्रेकडाउन मेथड, और तीसरा हम लोगों ने देखा इंक्रीमेंटल मेथड। सो यू कैन डिसाइड आपको तीनों में से कौन सा मेथड आपकी फर्म के लिए यूज होता है, कंपनी के लिए यूज होता है। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्स फोर्स या अपनी आपका साइज ऑफ सेल्स फोर्स इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।